तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम लोग बात करने वाले हैं कि वेबसाइट जो होती है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर सीखना चाहिए। इसको बिना सीखे आप वेब डेवलपमेंट सीख नहीं पाएंगे। जनाब अगर आप एक वेबसाइट को गूगल के अंदर सर्च करते हो तो किस तरीके सर्वर से आपके मोबाइल में आती है, वेबसाइट एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बस लास्ट देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि वेबसाइट जो होती है वो एक्चुअली वर्क कैसे करती है, एक क्लिक में कैसे वेबसाइट हम लोग के मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाती है। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे पीपीटी बना रखी है और सारा पीपीटी का मटेरियल मैं आपको पीडीएफ के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इन फ्यूचर आपको कभी समझना हो तो आप खोलकर देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और समझता हूँ कि जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं, अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ब्राउज़र पे जाते हैं। आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होगे तो क्रोम ब्राउज़र या फिर आप फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, एज ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, और क्रोम आपका गूगल का है। तो इस तरीके से आप कोई भी ब्राउज़र का यूज़ करते हो किसी भी वेबसाइट को लाने के लिए। तो जो ब्राउज़र होता है जनाब वो आपकी पूरी हेल्प करता है उस वेबसाइट को उसके सर्वर से आपके मोबाइल तक लाने में, ठीक है। जो आपका जनाब मोबाइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मशीन। इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये जो जनाब आपका मोबाइल और कंप्यूटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मशीन, ठीक है। ये लोकल मशीन आपके पास है और जो वेबसाइट है वो उसके सर्वर पर है। मान लीजिए मैं फेसबुक का एग्जांपल लेता हूँ तो फेसबुक की जो वेबसाइट है वो उसके सर्वर पे है, ठीक है। और फेसबुक में जितनी भी आप इमेजेस वीडियोस देखते हो सब उसके सर्वर पे हैं, ठीक है। तो अब सर्वर से कोई भी वेबसाइट लेकर आपके लोकल मशीन या कि मतलब मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर तक लाने में जो हमारी हेल्प करता है वो होता है ब्राउज़र, ठीक है। और ब्राउज़र आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं यहाँ पे क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। तो क्रोम का यूज़ करके मान लीजिए मैंने सर्च किया यहाँ पे facebook.com, ठीक है। facebook.com मैंने क्रोम के अंदर गूगल खोल के सर्च किया, ठीक। अब जब मैंने ये चीज़ सर्च करी है तो अब यहाँ पे जो आपका ब्राउज़र होता है कोई सा भी, उसको ये नहीं पता होता है कि facebook.com कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत होता है आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि लोकेशन बताता है कि इस वेबसाइट का सर्वर कहाँ पर है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस ब्राउज़र को कौन बताएगा, तो ब्राउज़र पूछता है आईपी एड्रेस डीएनएस से, ठीक है। अब डीएनएस क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। आपने डीएनएस का नाम हो सकता है पहले कभी सुना हो, जब आप कभी डोमेन नेम रजिस्टर कराने जाते हो तब डीएनएस का यूज़ किया जाता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, डीएनएस एक प्रकार का सर्वर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। अब ये जो आपका डोमेन नेम सर्वर होता है इसमें एक तरीके से जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबके आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर एक छोटा सा सर्वर होता है जिसमें सभी प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं। अब यहाँ पे जो भी ब्राउज़र पे आप कोई सी भी वेबसाइट सर्च करोगे तो वो जाएगा डीएनएस के पास और डीएनएस से उसका पूछेगा आईपी एड्रेस, ठीक है। अब आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आईपी एड्रेस कैसे क्या होता है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। अब आईपी एड्रेस उसको पता चलेगा, ठीक है। तो इतना समझो कि डीएनएस एक बुक की तरीके है, नोटबुक की तरीके, जिसमें सारे वेबसाइट्स के यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके की एक तरीके की बुक की तरीके होता है जिसमें फेसबुक का देखिए लिखा हुआ है, गूगल का आईपी एड्रेस ये है, फेसबुक का आईपी एड्रेस ये है, गूगल का आईपी एड्रेस ये है और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है। इस तरीके से विकीपीडिया का ये है। तो सारे जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबके अपने पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होते हैं। अगर आप इन आईपी एड्रेस को गूगल सर्च पे डालोगे तो ये वेबसाइट्स खुल जाएंगी। अब हम लोग इतने सारे आईपी एड्रेस को याद तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी हेल्प के लिए इनका नाम रखा जाता है कि हम लोग पर्टिकुलर इनका नाम से इनको सर्च कर पाएँ। नहीं तो अगर आप इनको आईपी एड्रेस को याद कर सकते हो तो आईपी एड्रेस से भी इनको सर्च कर पाओगे, पर ह्यूमन इतने सारे नंबर्स को याद नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पर्टिकुलर चाहिए क्या होता है, एक नाम सरल सा। तो जो नाम है वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है और ब्राउज़र जब तक ये आईपी एड्रेस नहीं जानेगा तब तक उस वेबसाइट को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये है फेसबुक का आईपी एड्रेस 66.220.149.25, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए यह आईपी एड्रेस है 66
220.149 और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था 25, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है ये आईपी एड्रेस ब्राउज़र को पता चल गया। इसने डीएनएस से पूछा कि फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या होता है और फेसबुक का आईपी एड्रेस इसको पता चल गया। अब ये इसी एड्रेस के सर्वर पर जाएगा और सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे चाहिए फेसबुक की वेबसाइट। जब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, ये सर्वर है आपका, यहाँ वो रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसके बदले में उनको देता है 3 प्रकार की फाइल, ठीक है। जो कि हमारी फाइल होती है सबसे पहले HTML फाइल जो कि स्केलेटन होती है, CSS फाइल जो कि डिजाइनिंग फाइल होती है और जावास्क्रिप्ट फाइल जो स्क्रिप्टिंग फाइल होती है। 3 फाइल आती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और ये आपके लोकल मशीन के अंदर आकर ब्राउज़र इसको लोड करता है, तब आपको वो फेसबुक की वेबसाइट यहाँ पर शो होती है जनाब, ठीक है। तो इतना प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि आप ब्राउज़र के अंदर गूगल सर्च के अंदर सबसे पहले नाम डालते हो वेबसाइट का। मैंने डाला facebook.com। अब facebook.com वहाँ पे क्रोम नहीं समझेगा, उसको चाहिए होता आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस वो पूछेगा जाके डीएनएस से। डीएनएस एक तरीके की बुक है जिसको सारे आईपी एड्रेस पता होते हैं सभी वेबसाइट के। उसने डीएनएस से आईपी एड्रेस पूछा, डीएनएस ने उसको आईपी एड्रेस बता दिया कि फेसबुक का आईपी एड्रेस होता है 66.22.149.25, ठीक है। इतना आईपी एड्रेस बताया। अब यहाँ पे ब्राउज़र इस एड्रेस पे जाएगा और उस सर्वर से बात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और उससे कहेगा वेबसाइट दो। अब वो बदले में क्या देगा, 3 प्रकार की फाइल, HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल। और ये जब आपके यहाँ पे लोकल मशीन में आती हैं तो एक वेबसाइट के रूप में दिखाई देती हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ और क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब अगर मान लो आप फेसबुक पे हो तो आपको हो सकता है इमेजेस आए साथ में, क्योंकि इमेज अधिकतर आप स्क्रॉल डाउन करते होते हो तो मीम्स वगैरह देखते हो, तो इन फाइल्स के साथ हो सकता है कोई इमेज भी आपको सर्वर से वो भेजे, या तो आप यूट्यूब पे हो तो वीडियो आएंगी, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी साथ में आता है, पर मेनली क्या आएंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 फाइल आती हैं जो वेबसाइट डिजाइन के लिए काम आती हैं, ठीक है। और डीएनएस तो आप समझ गए होंगे, एक तरीके का बुक है जिसमें सारे प्रकार के आईपी एड्रेस लिखे होते हैं। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है जनाब कि आपको पता नहीं चल पाता है कि कब आपने वेबसाइट का नाम लिख के क्लिक किया और एक क्लिक करते ही नैनो सेकंड के अंदर आपका सारा प्रोसेस होकर आपके पास आ जाता है। आपने क्लिक किया, ब्राउज़र डीएनएस से उसका आईपी एड्रेस लिया, आईपी एड्रेस पर गया, रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने तुरंत उसको फाइल भेजी, फाइल के साथ जो फोटोज़ और वीडियोज़ भेजनी थी वो भेजी और वो तुरंत आकर आपके लोकल मशीन, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर लोड हो गई, जिससे आप उसका यूज़ कर पाते हो। तो आई होप आप ये सारा प्रोसेस समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आई है ये क्या रोल अदा करती हैं हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर, ठीक है। अब जब HTML फाइल आती है सबसे पहले तो HTML एक स्ट्रक्चर बनाती है। अगर आपने मेरा HTML का कोर्स देखा होगा तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कोर्स नहीं देखा है तभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको समझा दूँ। HTML आई तो HTML ने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया कि मान लो यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर हेडिंग होगी, यहाँ पर कोई वीडियो रन होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई वीडियो रन होगी, यहाँ पर कोई बटन होगी, ठीक है, यहाँ स्लाइड बार होगा, साइड बार होगा, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाएगी। फिर CSS फाइल जैसे ही लोड होगी तो CSS फाइल इसको डिजाइन करेगी कि कहाँ पर कौन सा कलर होगा, हेडिंग में कौन सा कलर होगा, फॉर्म किस कलर का होगा, बटन किस कलर की होंगी, डिजाइनिंग क्या होगी, कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी, ये सब CSS बताएगी, उसको डिजाइनिंग कर देगी। फिर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर लॉजिक लेकर आएगी। लॉजिक कैसा कि कौन सी बटन क्लिक होएगी तो क्या फंक्शन होएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म के अंदर सबमिट बटन क्लिक किया तो फॉर्म का डाटा जाकर सर्वर में सेव हो जाएगा जाके डाटाबेस के अंदर। अगर आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अगर आपने कोई ओके बटन क्लिक किया तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जो बटन्स होती हैं उनको आप जब क्लिक करते हो तो उसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई लॉजिक लगता है, वो लॉजिक हमारी बनाती है जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे अगर एक कार का एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले कार बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन बनाया जाता है। स्केलेटन मतलब ढांचा बनाया जाता है, ठीक है। अब वो ढांचा पहले लोहे के एंगल से सब लगा के बना दिया जाएगा, टायर ट्यूब लगा दिए जाएंगे, यहाँ पर पूरा ऊपर की बॉडी ये बना दी जाएगी, इस तरीके से ये पूरा ढांचा इस तरीके से बना दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा ढांचा बन जाएगा फिर CSS क्या होगा, CSS से उसे कलर किया जाएगा, ठीक है। कलर करने के बाद में गद्दी में कौन सी रबड़ चढ़ानी है वो चढ़ाया जाएगा, टायर में किस तरीके की डिजाइनिंग देनी है, यहाँ पे व्हील्स में वो दिया जाएगा, लाइट कौन सी लगानी है वो दिया जाएगा। ये सारी डिजाइनिंग CSS से हो जाएगी। अब आपकी कार दिखने में तो पूरी कंप्लीट है, नंबर 1 दिख रही है, पर वो चलेगी नहीं। आप एक्सीलेटर दबाओगे तो इंजन काम नहीं करेगा, स्पीड ही नहीं पकड़ेगा, गियर चेंज ही नहीं होंगे, प्लस ब्रेक दाबने पर रुकेगी नहीं जब चलेगी
करेगी नहीं, तो ये सब काम देगी लॉजिक का काम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट इस कार के अंदर लगा दोगे तो यहाँ पे एक्सीलेटर दबाते ही इंजन फास्ट होगा और कार रन होगी तेजी से, व्हील्स घूमना स्टार्ट कर देंगे, एज अ मोटर जो होती है वो घूमना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ब्रेक दबाते ही मोटर रुक जाएगी और यहाँ पे व्हील्स स्टॉप हो जाएंगे। तो ये सारा काम लॉजिक का जावास्क्रिप्ट देख लेगी, डिजाइनिंग का मेंटेनेंस का काम CSS देख लेगी और उसका ढांचा बनाने का काम HTML देख लेगी। बस यही 3 चीज़ होती हैं जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर भी काम करती हैं। आपने ब्राउज़र के अंदर लिखा facebook.com, वो तुरंत जाए, ब्राउज़र ने पूछा DNS का IP एड्रेस दो, IP एड्रेस देते ही सर्वर पर गया, सर्वर ने उसको 3 फाइलें दी। सबसे पहले HTML लोड होती है तो सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ फॉर्म है, यहाँ बटन है, यहाँ है, पर आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। पर जैसे ही वो वहाँ पे CSS आएगी तो CSS पूरा कलर आ जाएगा, कलर आते ही डिज़ाइन आ जाएगी, डिज़ाइन आने के बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगी, तहाँ वो फंक्शन करने लगेगी। वेबसाइट मैंने ओके किया तो फॉर्म सबमिट हो गया, लॉगिन हो गया, साइनअप हो गए, ये सब लॉजिक जावास्क्रिप्ट दे देती है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है, जो बैकएंड चल रहा होता है, उसको बैकएंड की लैंग्वेज मैनेज करती हैं। अब बैकएंड में आप Node.js या फिर Django वगैरह आप यूज़ करते हो, PHP यूज़ करते हो, ये सारा बैकएंड का काम आपका बैकएंड लैंग्वेज देख लेती हैं, उससे आपको लेना देना नहीं होता। पर जो आपका वेबसाइट लोड हो रही है वो इसी प्रोसीजर से लोड होती है। आई होप आप ये सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ गए होंगे कि कैसे यार एक वेबसाइट मेरे एक क्लिक करते ही मेरे मोबाइल के अंदर खुल जाती है। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि HTML कहाँ पर यूज़ हो रही है, CSS कहाँ हो रही है, जावास्क्रिप्ट। इसके लिए मैं ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और लाइव किसी भी वेबसाइट को मैं ओपन करके दिखाता हूँ उसके कोड को कि कैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वहाँ पे यूज़ होती है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिना समय गवाए। यहाँ पे आ चुके हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में HTML कहाँ पे यूज़ हो रही, CSS कहाँ पे यूज़ हो रही, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ हो रही। हम लोग यहाँ पे ले चलते हैं आपको सबसे पहले विकीपीडिया पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, wikipedia.org, ठीक है, ये इसका डोमेन नेम है। इसको सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद ये विकीपीडिया की वेबसाइट खुल गई। अब इसको राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो इंस्पेक्ट, इसके ऊपर ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये फाइल खुल गई है इसका सोर्स कोड की, यहाँ पर इसकी HTML CSS सारी कोडिंग दिखाई दे रही है। अभी देखिए ऊपर डॉक टाइप HTML दिख रहा होगा, जो मैंने आपको अपने HTML कोर्स के अंदर बताया था कि सबसे पहले लिखा जाता है। फिर ये HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, और क्लास यूज़ की गई है। उसके बाद हेड टैग यहाँ से ओपन है। हेड टैग के बाद में ये टाइटल टैग, जो कि टाइटल टैग कहाँ पे शो हो रहा है, टाइटल टैग हमारा ये देखिए शो हो रहा है यहाँ पे विकीपीडिया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन्होंने कुछ फाइल्स यहाँ पे लिंक कर रखी हैं लिंक टैग की मदद से। उसके बाद हम लोग की स्टाइल टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए स्टाइल टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके बीच में ये जो देख रहे हो, ये जो लिखी हुई लाइन है, ये हमारी CSS है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने CSS लगा रखी है। फिर यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज कर दिया है। फिर दूसरी स्टाइल टैग यहाँ पे शुरू है और यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, CSS लगी हुई है। ये आपकी इंटरनल CSS होती है जो कि उसी पेज के अंदर लिखी जाती है। एक होती है एक्सटर्नल CSS जो दूसरे पेज पे लिखी जाती है और यहाँ से लिंक कर दी जाती है, और यहाँ पे स्टाइल टैग ऑफ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने लिख रखा हुआ है। यहाँ पे CSS यूज हो रही है। अब ये बाकी जो आप देख रहे हो ये सब बॉडी, डिव, इमेज, ये जो टैग्स हैं ये सारा आपका HTML कोडिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे थोड़ा सा और बाकी यहाँ पे सारी आपकी HTML कोडिंग है। जब हम यहाँ पे नीचे आते जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फॉर्म टैग के अंदर ये इनपुट टैग यूज हुआ है, ठीक है। इनपुट टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट और वैल्यू विकीपीडिया दी गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे लैंग्वेज अलग अलग यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो देखिए अफ्रीकन, पोलस्की, उसके बाद में अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शंस में ये दिए जाएंगे, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे फिर डिव टैग ओपन है, बाकी यहाँ पे HTML कोडिंग है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट टैग यूज़ हो रहा है, जो मैंने अपने HTML कोर्स के अंतर्गत आपको पढ़ाया हुआ है। लिस्ट टैग के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की गई है और ये सारा लिस्ट है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कोडिंग यहाँ पे की गई है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं बैक पे। यहाँ पे भी देखिए लिस्ट यूज़ हुई है, तो काफ़ी सारी लिस्ट में अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं।
और ये देखिए सब लिस्ट है। ओके, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, आपको दिखाते हैं जावास्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, CSS मैंने आपको बता दी और HTML ये सब सर्च चल ही रही है। अब देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट है। ये स्क्रिप्ट टैग देख रहे हो, ये यहाँ पे लिखा दिख जाए समझ लो वहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट है। अब ये जितना सारा कोड देख रहे हो ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह लगे हैं और ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, जो कि आने वाले मैं आपको कोर्सेज के अंदर सब कुछ समझा दूंगा। जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स आएगा और CSS का भी कोर्स आएगा। फिलहाल HTML के तुरंत बाद आपका CSS और C लैंग्वेज का कोर्स मैं स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगी गई है और यहाँ पे देखिए एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लगाई गई है। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट इस तरीके लगाई जाती है, आप देख सकते हो। और ये भी देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल लगाई गई है। और ये जो यहाँ पे ये देख रहे हो ये कमेंट है, इसको कमेंट करना कहते हैं। ये सब मैंने आपको अपने HTML कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया हुआ है। ये आपका कमेंट है। कमेंट में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कोड में रन तो नहीं हो रही होती हैं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, पर यूज़र को दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे HTML पेज बंद हो चुका है इस जगह पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके आप फेसबुक पे जाओगे तो फेसबुक का भी आपको सोर्स कोड दिख जाएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ उसका सोर्स कोड दे सकते हो, जहाँ पर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तो देखने को मिलेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे facebook.com पे चलते हैं और ये ओपन हो गया। इंस्पेक्ट करते हैं, व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे और ये देखिए यहाँ से डॉक टाइप HTML स्टार्ट हो गया है यहाँ से। और यहाँ आपका हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मेटा टैग यूज़ हुआ है और ये अलग अलग तरीके से लिंक करी गई हैं फाइलें, काफ़ी सारी फाइलें यहाँ पे लिंक कर दी गई हैं। ओके, और ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे दिख गया, ये स्क्रिप्ट आपकी जावास्क्रिप्ट है। ओके, ये पूरा ये जो देख रहे हो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए। और नीचे आते हैं, ये सारा स्क्रिप्ट है और CSS फाइल भी इसमें लिंक कर दी गई है। ऊपर ये देखिए CSS फाइल यहाँ पे ये देखिए लिंक करी गई है। ये सारी CSS है आपकी, यहाँ पे ये देखिए text/CSS स्टाइल शीट। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं कि क्या कोड किया गया है और किस तरीके से 2-3 फाइलें आती हैं सर्वर से, और आप ये समझ गए होंगे कि एक्चुअली में वेबसाइट कैसे रन होती है। ये सारा कोड देखिए आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर, लोकल मशीन के अंदर नहीं है, ये सारा इनके सर्वर पर होता है। सर्वर से डायरेक्ट ब्राउज़र हम लोगों को लाकर देता है, रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको तीनों फाइलें देता है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।